हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से क्लास 11th का चैप्टर ग्रेविटेशन की एक और लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज हम उससे आगे का टॉपिक जो है ग्रेविटी, उसको कवर करेंगे। ग्रेविटी जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी क्लास 11th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक अपना ग्रेविटी। तो बेसिकली ग्रेविटी होता क्या है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रेविटेशन, ठीक है। इससे पहले हमने जो लेक्चर डाला था वो ग्रेविटेशन पे था। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, जाके देख लीजिएगा। अब ग्रेविटी क्या होता है। अब ग्रेविटेशन देखिए, ग्रेविटी समझने के लिए पहले ग्रेविटेशन समझते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट। बट ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है अपना फिक्स है, वो है अर्थ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जो उसके सरफेस पे हो या सरफेस के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एनी बॉडी लाइंग ऑन और नियर इट सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके सरफेस पे या सरफेस के आसपास है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो अर्थ जिस अट्रैक्टिव फोर्स से लगा रही, ये होगी ग्रेविटी। यानी इस किसी फोर्स की वजह से, मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो किस फोर्स की वजह से कर रहा है, तो वो ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से ही मून को अपने चारों तरफ रिवॉल्व करने पे, ठीक है, मजबूर कर रहा है इसको, तो इसको रिवॉल्व करा रहा है। दूसरा, ये आपने पढ़ाई होगा, सबसे बेसिक एग्जांपल है कि एक एप्पल है या किसी भी फ्रूट के ट्री से फ्रूट नीचे ही क्यों गिरता है, तो अगेन अर्थ की ग्रेविटी से। हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए, मैं अभी जब पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तो यहाँ जमीन पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। ये जमीन क्या, अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पे फिर क्यों खड़े होते हैं, तो अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी क्या होगी, अर्थ और अर्थ के आसपास, अर्थ के सरफेस पे उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। क्लियर। तो ये है अपना ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वेट। अब वेट क्या होता है, तो देखिए ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, इसका मास है m, ठीक है। ये अर्थ है, तो ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रहा है ना, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स से इसको खींच रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स से खींचने का मतलब हो गया F इक्वल टू सिंपल होता है A। इन केस ऑफ अर्थ जो A है वो रिप्लेस हो जाता है G की जगह, और F जो है वो हो जाता है W। W हो गया वेट, तो वेट इक्वल टू हो गया mg। सिंपल वेट क्या है अपने पास, एक डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ अपने तरफ यानी अपनी सेंटर की तरफ जो लगाता है ऑब्जेक्ट पे, उस डाउनवर्ड फोर्स को हम कहते हैं वेट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। और ये क्या करता है, ये फोर्स जो है वेट मेजर करने में हेल्प करती है। इसी वजह से जो वेट का SI यूनिट होता है वो होगा अपना न्यूटन, ठीक है। और इसीलिए इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। ऐसी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रो ग्रेविटी का। अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे का थोड़ा। अब आता है अपने पास फ्री फॉल। तो फ्री फॉल होता क्या है, देखिए ये एक बॉल है, ये इनिशियली यहाँ पे रेस्ट पे है, ऐसे एक बॉल लिया हमने और फिर उसको ऐसे छोड़ा। जब छोड़ेंगे तो ये ग्रेविटी की वजह से, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूव कर रही है सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, तो उस फिनोमिना को कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये फ्री फॉल में होता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। मैं यहाँ से मानता हूँ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है। फिर यहाँ तक आते आते कुछ वेलोसिटी हो जाती है, तो पता ही है, क्योंकि जब नीचे आकर टकराती है तो बहुत तेजी से टकराती है, वो डिपेंड करता है हाइट पे, है ना। तो इस पोजीशन पे कुछ हाइट होगी, सॉरी वेलोसिटी होगी इसकी, मान लेते हैं v1। इस पोजीशन में वेलोसिटी है v2, इस पोजीशन में वेलोसिटी है v3। इनिशियली तो रेस्ट पर है, यहाँ पे हमने पकड़ा हुआ ऐसे, फिर छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर हाथ लगा के पकड़ेंगे, ये तेजी से हिट कर रहा है या ये तेजी से हिट कर रहा है या ये तेजी से हिट कर रहा है। हमें पता है जो नीचे जो वेलोसिटी है v, वो सबसे ज्यादा तेजी से हिट करती है ना। जितनी हाइट ऊपर बढ़ाते हैं, ऊपर ऑब्जेक्ट को जब भी छोड़ेंगे हाइट से, तो जितनी ज्यादा हाइट होगी ऑब्जेक्ट उतनी स्पीड से आके नीचे हिट करेगा ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा तेजी से वो हिट करेगा। तो यहाँ में साफ पता चल रहा है
कि जो v है वो ज्यादा है v3 से, और वो ज्यादा है v2 से, और वो ज्यादा है v1 से, है ना। तो इट मीन्स क्या, और इनिशियली u जो कि रेस्ट पे था, तो क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे ये नीचे कर रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज कर रही है ना। वेलोसिटी सिंपली क्या कर रही है, इंक्रीज। और इंक्रीज मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो इसीलिए जो फ्री फॉल होता है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और जो एक्सीलरेशन यहाँ पे हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ठीक है, तो वो एक्सीलरेशन जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ होता है उसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्शन आएगी। वैल्यू की बात करें तो वैल्यू होती है इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अब आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे। अब बात आ रही है डायरेक्शन की, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसी वजह से अगर ये नीचे की तरफ है तो जी होगा हमेशा पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ है तो जी होगा हमेशा नेगेटिव, और वैल्यू रहेगी 9.8। समटाइम्स क्वेश्चंस में हमें 10 भी बोल देगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो जैसी वैल्यू बोलेगा, अगर नहीं बोल रहा है तो हम 9.8 लेंगे, अगर बोली हुई है 10 तो हम 10 यूज करेंगे। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आता है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या क्या डिफरेंस है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, आपको डिफरेंस क्या होते हैं। तो बेसिकली अब डिफरेंस की बात करें तो ग्रेविटेशन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता, ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट तो अपना फिक्स है, अर्थ। अट्रैक्टिव फोर्स ये भी है, लेकिन अर्थ और अर्थ के सरफेस या सरफेस के पास रखे हुए ऑब्जेक्ट के बीच में। दूसरा, ग्रेविटेशन को मेजर करने के लिए कॉन्सेप्ट बनता है ये Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि ग्रेविटी को मेजर करने के लिए अभी बताया था मैंने F इक्वल्स टू mg। ठीक है, और बात करें ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज। इसे जरा समझते हैं, लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो ए बी होगी या बी से ए होगी। ये डायरेक्शन में निकाल लेंगे ए बी तो वो ए बी हो जाएगा, बी ए निकालेंगे तो वो बी से ए हो जाएगी डायरेक्शन। लेकिन अर्थ की डायरेक्शन, सॉरी ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ, ये अर्थ है ये ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आता है ग्रेविटेशन जीरो हो सकता है कब कब, अगर हम सेपरेशन क्या कर दें, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब देखिए अपने पास जो कॉन्सेप्ट बना था वो था ये रहा, अगर आर की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, तो ग्रेविटेशन फोर्स होगी जीरो। ठीक है, ग्रेविटी तब जीरो होगी जब जी की वैल्यू जीरो होगी, और जी की वैल्यू सिर्फ एक ही जगह जीरो होती है, वो है सेंटर ऑफ अर्थ। इस चीज को हम आगे प्रूव भी करेंगे, जैसे जैसे हम आगे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो ये चीज प्रूव भी होगी। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, यानी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोज अर्थ टू बी अ spherical body of radius capital R and mass capital M। हमने माना कि अर्थ जो है कंप्लीटली स्फेरिकल बॉडी है, ये है अपने पास कंप्लीटली स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है
आर। अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रख दिया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल एम और इसका मास है कैपिटल एम। अब यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी एफ, राइट। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आर। तो हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया मास एम इसके सरफेस पे, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ये आर। अब यहाँ पे दो, पहले तो एक फोर्स लग रही है इनके में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है कि F इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। साथ साथ जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ग्रेविटी भी लग रही है ना, ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही है, और वो ग्रेविटी क्या होगी सेकंड लॉ से F इक्वल्स टू एम जी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो F इक्वल्स टू क्या हो गया एम जी। अब ये दोनों फोर्स क्या है सेम है, तो अपने पास आ गया एम जी बराबर में जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कैंसिल, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई जी की वैल्यू, क्लियर। अब ध्यान से देखिए एम क्या है मास ऑफ अर्थ, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जी इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे। ऑब्जेक्ट के मास पे, ऑब्जेक्ट का रेडियस, ऑब्जेक्ट का शेप साइज किसी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास और रेडियस पे। इससे क्या पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास छोटा है 2 किलो का और एक 5 किलो का है, सेम हाइट से फेंकेंगे तो दोनों में कितना एक्सेलरेशन लगेगा, सेम ही लगेगा, है ना, सेम रेट से ही वो क्या करेंगे नीचे गिरेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी की, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी, देखिए अब फॉर्मूला जो है वो है ये, क्लियर। जी की वैल्यू अपने को पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। एम है अर्थ का मास जो कि होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। रेडियस होता है अपने पास 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6 इंटू 10 टू द पावर 24, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी जी के अपने पास, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब हमें निकालना है अर्थ का मास और डेंसिटी। तो पहले हम निकाल रहे हैं मास ऑफ अर्थ। वो अपने को पता है क्या, जी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। एम फाइंड आउट करना है तो जी आर स्क्वायर अपॉन में ये इधर गया या के नीचे। अब इन सब की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 9.8, 6.4, 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर 6.67, 10 टू द पावर -11। तो मास आएगा अर्थ का 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ठीक है। दूसरा अब हमें कैलकुलेट करना है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। अब डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास तो हो गया कैपिटल एम, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने कंप्लीटली स्फीयर माना है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है ये। 3 तो ऊपर चला गया,
3m में 4 पाई r क्यूब। एक तुम ये भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और कर रहा हूँ, m की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी आर स्क्वायर बाई जी। तो क्या होगा देखिए, जी आर सॉरी स्मॉल जी है ना, जी आर स्क्वायर अपॉन में जी इंटू 4 पाई आर, इससे ये गया तो वैल्यू अपने पास रो की वैल्यू कितनी आ रही है 3g अपॉन में 4 पाई, नीचे बचा है r और g, ठीक है। इसको संभाल के रखेंगे, ये वैल्यू भी कई बार यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 3 इंटू 9.8, 4 इंटू 3.14, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.67 10 टू द पावर -11। सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आएगी ये अप्रोक्स 5500 केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर। तो ये हो गया हमारा मास और डेंसिटी अर्थ की, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, बहुत यूज होता है। चलिए अब कर लेते हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही हमें क्या करते हैं टॉपिक्स को समझने में और हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, अ प्लैनेट whose size is same and mass 4 times as that of Earth, find the amount of energy needed to lift a 2 kg mass vertically upwards through 2 meter distance on the planet. The value of g on the surface of Earth is 10 meter per second square. ठीक है, क्या कह रहा है, एक प्लैनेट है, ये मान लेते हैं अर्थ है, ये है अपने पास वो प्लैनेट, ठीक है। अर्थ के पास है g, मास है m, ठीक है, g और मास है m। इसके पास हमने मान लिया g डैश और मास है m डैश। अब क्या कह रहा है कि इस प्लैनेट का मास जो है साइज सेम है, तो साइज सेम का मतलब r डैश जो है वो r के बराबर है ना, प्लैनेट का रेडियस बराबर हो गया, लेकिन मास जो है वो कितना है इसका 4 टाइम्स है अर्थ के मास का। कह रहा है कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस प्लैनेट पे, अगर कोई आदमी है, कोई पर्सन है, कुछ भी है, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और उसको लिफ्ट करना है 2 मीटर डिस्टेंस तक, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब हमें पता है कि एनर्जी, ये जो लिफ्ट करने पे जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें चाहिए m, g और h। m दे रखा है, h दे रखा है, इसका g निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ठीक है। अर्थ के लिए बात करेंगे तो हम, तो g इक्वल टू होता है जी m अपॉन में r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, ये दे रखी है। और प्लैनेट की बात करें तो ये होगा जी m डैश अपॉन में r डैश का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, m डैश है 4m, ये r दे रखा है, ठीक है, ये तो सेम r दे ही रखा है अपने को, तो ये आ गया 4gm अपॉन r स्क्वायर। ये gm अपॉन में r स्क्वायर क्या हो गया g के बराबर, तो g डैश जो है वो आ गया 4g। अब कह रहा है एनर्जी, कितनी एनर्जी, क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड, है ना, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट, सिंपल से क्या होगा ये m g डैश h, चलिए m g डैश इक्वल टू है 4g, h कितना है अपने पास h, m है 2 kg, ये है 10 और h है 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 इंटू 10, तो आ गया कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो 160 जूल एनर्जी लगेगी इसको लिफ्ट करने में। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ shrinks by 2%, mass remaining the same,
then how would the value of acceleration due to gravity change? क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि अगर रेडियस को हम श्रिंक कर दें 2%, अगर ओरिजिनल रेडियस अपने पास r है तो श्रिंक करने के बाद कितना आएगा, श्रिंक मतलब -2%, दैट इज -2/100। इस r को उधर लेके आएंगे तो dr/r, क्लियर। तो 2% श्रिंक हो जाता है, हो गया। अब और मास कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी चेंज होगी, तो पहले इसको फॉर्मूला बनाते हैं, G = gm/में r²। ठीक है, यहां तक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ, क्योंकि हमें इस सिचुएशन को लेके आना है, सिचुएशन को लेके आने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, लॉग। तो log gm/में, देखिए अब इसमें लगेगा मल्टीप्लाई वाला लॉग प्रोडक्ट रूल और इसमें लगेगा डिवाइड वाला। तो पहले इसको ओपन करते हैं तो क्या लगेगा, लॉग मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस और डिवाइड में माइनस। अब इसमें पावर रूल लग जाएगा, यहाँ बच गया अपना पास log g। ठीक है, तो log g माइनस log m माइनस ये आ गया 2 log r, यहाँ आ गया log g। अब इस फॉर्मेट में लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएशन की फॉर्मेट है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा dg/g इक्वल्स टू, ये g की वैल्यू कांस्टेंट होता है तो ये 0, मास कांस्टेंट अर्थ का 0, तो ये आ गया dr/r और 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो अपने पास बच गया dg/g और इधर बचा है -2 dr/r। इधर 100 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा परसेंटेज। dr/r की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है 2/100, ये दे रखी, और यहाँ पे 100 बचा है और ये भी माइनस का है, 100 से 100 माइनस प्लस, तो dg/g इक्वल टू कितना आ गया 4%। क्या पूछ रहा था, हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी चेंज, तो dg जो होगा वो कितना आ जाएगा 4% ऑफ g। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो 4% जो है वो इंक्रीज हो जाएगी g की वैल्यू, अगर हम क्या कर देंगे अर्थ को 2% श्रिंक कर देते हैं। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। A man can jump 1.5 meter high on the earth. Calculate the height he might be able to jump on a planet whose density is 1/4 that of Earth and whose radius is 1/3 of the radius of Earth। कह रहा है कि एक आदमी है, वो कितनी हाइट पे, अर्थ पर कितनी हाइट पे 1.5 मीटर हाइट पे जंप कर रहा है। ठीक है, एबल टू जंप ऑन अ प्लैनेट हुज डेंसिटी, उस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी के 1/4 है, और जो रेडियस है प्लैनेट का वो अर्थ के रेडियस का 1/3 है। ठीक है, ये अपने का सिचुएशन है। तो हम कैसे करेंगे, वही जी वाला। अब यहाँ पे हम देखिए, मैंने भी जो फॉर्मूला बनाया था, एक फॉर्मूला भी दिखाता हूँ आपको। अब ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया था, ये रहा, ये देखिए 3g/4πrg, तो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होता है 3g/4πrg, ये किसकी वैल्यू है, रो की, अर्थ पे है ना। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, ऊपर आ गया पाई rg/में रो।
ये आ गया नीचे, तो सिर्फ 3 बचा है। ये सिचुएशन आई है अपने पास, ये कंडीशन है अर्थ के लिए, ठीक है। प्लैनेट के लिए हमारे पास क्या होगी, सेम 4/3 पाई आर डैश जी रो डैश, वैल्यू पुट करते हैं 4/3, इसकी वैल्यू कितनी है आर डैश की, r/3, इसकी वैल्यू कितनी है r/4, तो ये हो गया 1/12, ठीक है। 1/12 एज इट इज, और ये 4 पाई आर जी रो, नीचे बचा 3, 4/3 पाई आर रो जी, ये किसकी वैल्यू है, जी की, तो जी डैश जो है वो आ गया जी बाय अपने पास 12। हाइट निकालना है, कितनी हाइट तक जंप कर सकता है। अब देखिए एक मैन है, वो उतनी ही एनर्जी लगा सकता है जो उसके पास है, तो प्लेनेट पे भी सेम एनर्जी से वो क्या करेगा, जंप करेगा, और उस अर्थ पे भी सेम एनर्जी से जंप करेगा। तो दोनों ही केसेस में जो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ इक्वल्स टू होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑन प्लेनेट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगी mg h, यहाँ होगी mg डैश h डैश, m से m कैंसिल, g एज इट इज रख देते हैं, चलिए h डैश एज इट इज h, g डैश की वैल्यू आ रही है g/12 इंटू क्या आएगा h डैश, g से g कैंसिल, तो h डैश कितना आ गया 12 टाइम्स ऑफ h, और h की वैल्यू अपने को दे रखी है 1.5, 12 इंटू 1.5, तो ये आ गया 180 पॉइंट है, तो आ गया 18 मीटर तक ये जंप करेगा उस प्लेनेट पे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्लियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून, गिवन मास ऑफ अर्थ दिस, रेडियस ऑफ अर्थ दिस, मास ऑफ मून दिस एंड रेडियस ऑफ मून। क्या कर रहा है, g की वैल्यू इतनी दे रखी है अर्थ पर, और तो मून पे कितनी होगी, और सारा डेटा हमें दे रखा है, जो जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। g की वैल्यू जो अर्थ पर है वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ मून जो है वो दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ मून जो है वो दे रखा है 1.76 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब देखिए अर्थ के लिए अगर बात करेंगे तो अर्थ के लिए ग्रेविटी होती है g/m में r², मून के लिए हो जाएगी g/m में r², सिंपल सा है ना। जिसकी ग्रेविटी निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसको ऊपर रख देते हैं, अर्थ को नीचे, तो ये आ गया g/m में r², इधर क्या आएगा r² में gme, ठीक है। g से g कैंसिल, जो तो वैल्यू आ रही है वो रख देते हैं, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा है gm, और g इधर जाके मल्टीप्लाई। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पुट करेंगे mm, मास ऑफ मून तो वो दे रखा है 7.4 10⁻22, इधर दे रखा है मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, re, रेडियस अपने को दे रखा है 6.4 इंटू 10⁻6, इसका दे रखा 1.76 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर, और इंटू 9.81, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इससे गया 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो g की जो वैल्यू है मून पे वो आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू हो जाएगी मून पर g की, क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझाया, ठीक है। तो इसमें हमने ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, और g की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे के टॉपिक, जिसमें बेसिकली हम g कैसे कैसे वेरी करता है, किस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग, उसको स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आप ये लेक्चर एक बार कवर कर लीजिएगा, तभी आपको वो लेक्चर समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।